नमस्कार, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का निष्क एकेडमी के इस नए लेक्चर में और समझेंगे हम पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को। सबसे पहले तो हम वो रीजंस देखेंगे जिनके कारण इस एक्ट को लाया गया। फिर हम इस एक्ट के प्रोविजंस को समझेंगे और लास्ट में हम इस एक्ट को एनालाइज करेंगे। तो शुरू करते हैं। पिट्स इंडिया एक्ट को लाने का सबसे बेसिक रीजन रेगुलेटिंग एक्ट का फेल हो जाना था। मैंने अपने रेगुलेटिंग एक्ट वाले लेक्चर में बताया था कि 1765 के बाद से ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर कुछ ऐसी स्थितियां भारत में बनी जिनके कारण रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी की एक्टिविटीज को मॉनिटर किया जा सके। पर रेगुलेटिंग एक्ट अपने इस मकसद में नाकामयाब साबित होता है। मैंने रेगुलेटिंग एक्ट वाले लेक्चर में जब रेगुलेटिंग एक्ट को एनालाइज किया था तब उसमें मैंने वहां 5 पॉइंट्स बताए थे जिसमें कि रेगुलेटिंग एक्ट फेल हो जाता है। वो 5 पॉइंट्स थे। पहला, गवर्नर जनरल का अपनी खुद की काउंसिल के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। दूसरा, गवर्नर जनरल का कंट्रोल बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर्स के ऊपर नहीं रहता है। तीसरा, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का कंट्रोल इंडिया में काम कर रहे सिविल सर्वेंट्स के ऊपर नहीं हो पाता है। चौथा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल और सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता ये दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं रहता है। और पांचवा, ब्रिटेन की गवर्नमेंट का कंट्रोल ईस्ट इंडिया कंपनी पर नहीं हो पाता है, जो कि अल्टीमेट एम था रेगुलेटिंग एक्ट पास करने का। इसमें से चौथे प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट करने के लिए पहले ही 1781 में अमेंडमेंट एक्ट 1781 को पास करके इस प्रॉब्लम को खत्म किया जा चुका था। अब बची प्रॉब्लम्स को निपटाने के लिए 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट को पास किया जाता है। तो ये पहला रीजन था पिट्स इंडिया एक्ट को लाए जाने का। दूसरा रीजन पिट्स इंडिया एक्ट लाने का ब्रिटेन का अमेरिकन कॉलोनीज को खो देना था। अभी तक तो देखिए क्या था कि अमेरिका ब्रिटिश की कॉलोनी हुआ करता था, जिससे कि अमेरिका भी एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम था ब्रिटेन के लिए। पर 1783 में ब्रिटेन ने अमेरिका को एक इंडिपेंडेंट नेशन मान लिया, जिससे अमेरिका से जो इनकम होती थी ब्रिटेन में अब वो बंद हो गई। तब ऐसे समय में ब्रिटिशर्स का ध्यान इंडिया की तरफ गया और उन्हें इंडिया एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इनकम नजर आया। और क्योंकि इस समय इंडिया पर ईस्ट इंडिया कंपनी ही वो एकमात्र कंपनी थी जो कि ब्रिटेन की तरफ से ट्रेड कर रही थी, तो ऐसे में यह तय किया गया कि एक बिल लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जाए। तीसरा रीजन इस एक्ट को लाने का था ब्रिटेन में 1782 में कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस का हो जाना। समझिए इसका क्या मतलब है। देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट के पास हो जाने के बाद भी ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगातार इंडिया से माल एडमिनिस्ट्रेशन की रिपोर्ट्स आ रही थी, पर इस समय ब्रिटेन का ज्यादा फोकस अमेरिका की तरफ था, इसलिए इंडिया की इन रिपोर्ट्स पर कुछ खास ध्यान नहीं दिया गया। पर 1781 में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा 2 कमिटीज बनाई गई, सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी। इन दोनों कमिटीज की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल वैरन हेस्टिंग्स और बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबॉय को यह ऑर्डर दिया गया कि वो इंडिया से वापस इंग्लैंड आ जाए। पर कंपनी ने ब्रिटिश पार्लियामेंट के इस ऑर्डर को अनसुना कर दिया। तब ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि वो कंपनी जो कि ब्रिटेन के दिए गए चार्टर से बनी है और वो अब ब्रिटिश पार्लियामेंट के ऑर्डर्स को ही अनसुना कर रही है, तब इस क्राइसिस सिचुएशन में एक एक्ट लाकर ईस्ट इंडिया कंपनी पर लगाम लगाने की कोशिश की गई। अब जब यह तय कर लिया गया कि एक नया एक्ट लाकर रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर किया जाए और ईस्ट इंडिया कंपनी पर कंट्रोल किया जाए, तब इस दिशा में जो सबसे पहला बिल लाया गया वो हेनरी डुंडास ने लाया। उस समय ब्रिटेन में एक पोस्ट थी लॉर्ड एडवोकेट। हेनरी डुंडास उस समय ब्रिटेन में लॉर्ड एडवोकेट की पोस्ट पर था जब उसने ये बिल साल 1783 के अप्रैल के महीने में पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया। पर यह बिल पार्लियामेंट में पास नहीं हो पाता है। इसके बाद दूसरी कोशिश इस दिशा में की गई फॉक्स नॉर्थ की कोलिजन गवर्नमेंट द्वारा। देखिए क्या हुआ, 1783 में ब्रिटेन में कोलिजन गवर्नमेंट का रूल था, या यूं कहिए कि यह गठबंधन सरकार थी। ये गठबंधन 2 पार्टीज के बीच में था जिनके नाम है विग पार्टी और टॉरी पार्टी। अब देखा जाए तो ये दोनों पार्टीज की जो मूल विचारधारा थी वो बिल्कुल अलग थी। एक उत्तर था तो दूसरा दक्षिण था, पर राजनीति के अपने ही रंग होते हैं। ये दोनों पार्टी 1783 के अप्रैल के महीने में मिलकर एक कोलिजन गवर्नमेंट बनाती है जिसे फॉक्स नॉर्थ कोलिजन के नाम से जाना जाता है। इस कोलिजन में फॉक्स शब्द विग पार्टी के लीडर चार्ल्स जेम्स फॉक्स के लिए था, तो नॉर्थ टॉरी पार्टी के लीडर लॉर्ड नॉर्थ के लिए। ये वही लॉर्ड नॉर्थ है जो कि रेगुलेटिंग एक्ट के पास होने के समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर थे।
इस 8 महीने की कोलिजन गवर्नमेंट के टाइम के दो इवेंट्स ऐसे थे जिसने हमारे भारत के इतिहास को प्रभावित किया। पहला इवेंट है ट्रिटी ऑफ पेरिस और दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ ईस्ट इंडिया बिल। पहले ट्रिटी ऑफ पेरिस को देखते हैं। 3 सितंबर 1783 में पेरिस सिटी में एक ट्रिटी साइन की गई थी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच में, और इस ट्रिटी में ब्रिटेन द्वारा अमेरिका को एक स्वतंत्र देश मान लिया गया। अब अमेरिका जैसे महत्वपूर्ण कॉलोनी को खो देने के बाद ब्रिटेन की नजर अब पूरे तरीके से भारत पर आ टिकी थी और भारत को ब्रिटेन एक बहुत बड़े उपनिवेश की नजर से देख रहा था। इसलिए अमेरिका का आजाद हो जाना भी भारत के ऊपर ब्रिटिश रूल शुरू हो जाने का एक बहुत बड़ा कारण है। अगर अमेरिका अभी भी ब्रिटेन की कॉलोनी होता तो ब्रिटेन का ज्यादातर ध्यान अमेरिका पर होता और शायद भारत का इतिहास कुछ और ही होता। खैर, फिलहाल हम उस इतिहास की बात करते हैं जो घटित हो चुका है। अब अमेरिका के निकल जाने के बाद जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का ध्यान इंडिया की तरफ गया, तब उन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट के फेल हो जाने पर ध्यान दिया और एक बार फिर से ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जेम्स फॉक्स ने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल इंट्रोड्यूस किया जिसे कि ईस्ट इंडिया बिल के नाम से जाना जाता है। इस बिल को इंडिया बिल भी बोला जाता है और इस बिल को ड्राफ्ट करने का काम किया था एडमंड बुर्क ने। इस बिल में यह प्रपोजल रखा गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और प्रोप्राइटर्स को रिप्लेस करके एक नई बॉडी बनाई जाए, बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स की, जो कि कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखेगी। इस बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स को इंग्लैंड के किंग 4 साल के लिए अपॉइंट करेंगे। जब 18 नवंबर 1783 को यह बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया गया, तब इस बिल का पार्लियामेंट के अंदर और बाहर दोनों जगह भारी विरोध हुआ। ये बिल हाउस ऑफ कॉमन्स में तो पास हो जाता है, पर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में यह बिल डिफीट हो जाता है। इसके डिफीट होने की वजह थी कि उस समय के इंग्लैंड के किंग जॉर्ज III ये नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो और उन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स को यह जता दिया था कि यह बिल पास नहीं होना चाहिए और अगर कोई इस बिल को पास करने के लिए वोट करता है तो किंग उसे अपना दुश्मन मानेंगे। अब इतनी चेतावनी मिल जाने के बाद कोई क्यों भला इंग्लैंड के राजा से पंगा लेता और इस वजह से यह बिल पास नहीं हो पाता है। पर इस बिल का पास नहीं हो पाना कोई मामूली बात नहीं थी। ये बिल इंट्रोड्यूस करने वाला शख्स ब्रिटेन की रूलिंग गवर्नमेंट का एक लीडर था और रूलिंग गवर्नमेंट द्वारा लाए गए बिल का पास नहीं हो पाना गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी पर सवाल उठा देता है और इस वजह से फॉक्स नॉर्थ की कोलिजन गवर्नमेंट को रेजिग्नेशन देना पड़ा और ब्रिटेन की सरकार गिर गई। ये इतिहास में पहली बार हुआ जब इंडिया के मुद्दे पर इंग्लैंड की सरकार को अपना इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद विलियम पिट द यंगर ब्रिटेन के नए प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। जब विलियम पिट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तब उनकी उम्र सिर्फ 24 साल थी और ये ब्रिटेन के आज तक के इतिहास में सबसे कम उम्र में बनने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं। अब इसी दिशा में विलियम पिट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए एक नया बिल पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस किया और ये बिल 13 अगस्त 1784 को ब्रिटिश पार्लियामेंट में पास होकर एक एक्ट बन जाता है जिसे कि ईस्ट इंडिया एक्ट 1784 का नाम दिया गया। इसी एक्ट को उस समय के ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम से भी जाना जाता है, पिट्स इंडिया एक्ट 1784। तो यहां पर हमने पिट्स इंडिया एक्ट को लाने के सारे रीजन समझ लिए हैं। अब हम इस एक्ट के प्रोविजंस को देखते हैं। इस एक्ट के प्रोविजंस को हम दो पार्ट्स में देखेंगे। पहला तो ये कि इस एक्ट ने इंग्लैंड में क्या चेंजेस लाए और दूसरा इस एक्ट ने इंडिया में क्या चेंजेस लाए। तो पहले हम इंग्लैंड में हुए चेंजेस की बात करते हैं। इस एक्ट ने डबल गवर्नमेंट का सिस्टम बनाया और कंपनी के एडमिनिस्ट्रेशन को देखने के लिए दो बॉडीज बनाई, जिसमें से एक बॉडी तो पहले से ही थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, और एक नई बॉडी बनाई गई जिसे बोला गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इस बॉडी को इंग्लैंड में इंडिया बोर्ड के नाम से भी जाना जाता था और अब आगे से यह बता दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कमर्शियल या ट्रेड से रिलेटेड मैटर होगा उसे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स देखेंगे और कंपनी का जो भी पॉलिटिकल मैटर होगा उससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल डील करेगा। इस तरह इस एक्ट ने कंपनी के ट्रेड और पॉलिटिकल मैटर्स को डिवाइड करके उसे अलग अलग एजेंसीज को दे दिया। अब हम इन दोनों बॉडीज में पिट्स इंडिया एक्ट द्वारा क्या चेंजेस लाए गए उन्हें एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम पहले बात करते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल की। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को इंडिया बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है और इस बॉडी में 6 लोगों को रखा गया। इन लोगों को कमिश्नर्स बोला जाता था। ये 6 लोग प्राइवी काउंसिल के मेंबर्स होते थे।
प्राइवी काउंसिल ब्रिटेन में कुछ खास लोगों से मिलकर बनी हुई एक बॉडी थी। इस बॉडी में ब्रिटेन के बहुत महत्वपूर्ण लोग जैसे कि कैबिनेट मिनिस्टर्स, सीनियर पॉलिटिशियंस जैसे लोग होते थे, जिनका काम था ब्रिटेन के किंग को कुछ जरूरी मैटर्स में एडवाइस देना। इसी प्राइवी काउंसिल से इसी प्राइवी काउंसिल से 6 मेंबर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल के लिए चुना जाता था। इन 6 लोगों में से एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था, एक चांसलर ऑफ एक्सचेकर होता था और बाकी के कोई भी अन्य 4 प्राइवी काउंसिल के मेंबर्स होते थे। मोटे तौर पर अगर आप लोगों को समझना है तो ब्रिटेन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को आप इंडिया के होम मिनिस्टर से कंपेयर कर सकते हैं और काउंसलर ऑफ एक्सचेकर को फाइनेंस मिनिस्टर से। इस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को ही इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट बना दिया गया। मतलब जो भी व्यक्ति इंग्लैंड के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की पोस्ट पर होगा वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो भी मीटिंग होगी उसके लिए 3 लोगों का कोरम फिक्स कर दिया गया। मतलब 6 में से कम 3 मेंबर्स मीटिंग में प्रेजेंट होंगे तभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल की मीटिंग कंडक्ट हो पाएगी। और अगर इस मीटिंग में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट प्रेजेंट नहीं होते हैं तो काउंसलर ऑफ एक्सचेकर इस मीटिंग को प्रिसाइड करेंगे। और अगर ये दोनों ही इस मीटिंग में नहीं आते हैं तब जो भी सीनियर मेंबर होगा वो इस मीटिंग को प्रिसाइड करेगा। अगर वोटिंग में कभी भी टाई हो जाता है तो इस केस में जो भी बोर्ड का प्रेसिडेंट होगा उसके पास कास्टिंग वोट की पावर दी गई थी। अब से ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में जो भी सिविल, मिलिट्री और रेवेन्यू से रिलेटेड मैटर होगा उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल देखेगी। ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल 1858 तक बना रहता है और फाइनली 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट लाया जाता है तब इस बॉडी को एबॉलिश कर दिया जाता है। इसकी जगह पर एक नई बॉडी बनाई जाती है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। जब 1858 में बोर्ड ऑफ कंट्रोल को एबॉलिश किया गया उस समय इस बोर्ड के लास्ट प्रेसिडेंट थे लॉर्ड स्टैनली। और जब बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जगह जो नया ऑफिस बनाया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, तब लॉर्ड स्टैनली ही इसके पहले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बनते हैं। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सारे प्रेसिडेंट्स की लिस्ट रटने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी आप लोगों को चाहिए तो मैं पहले प्रेसिडेंट का नाम बता देता हूं, थॉमस टाउनशेंड। चलिए अब आगे देखते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। देखो, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स पहले जितने 24 थे उन्हें अभी भी उतना ही रखा गया, पर इनसे इंडिया में जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो रही थी वो देखने का काम इनसे हटाकर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दे दिया गया और इन्हें कंपनी की कमर्शियल एक्टिविटीज को देखने को बोला गया। तो अब से कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अपना पूरा फोकस बस कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज पर रखना था और इस मामले में इनका ये एक्सक्लूसिव राइट था। अगर बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के इस मैटर में इंटरफेयर करे तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स डायरेक्टली ब्रिटिश क्राउन को इस बात की शिकायत कर सकते थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को यह भी राइट दिया गया कि वो अपनी मर्जी से किसी को कंपनी का सर्वेंट अपॉइंट कर सकते हैं और डिसमिस कर सकते हैं, पर बोर्ड ऑफ कंट्रोल को यहां एक राइट दिया गया था कि वो चाहे तो कंपनी के किसी भी सर्वेंट को इंग्लैंड वापस बुला सकते थे। इसलिए किसी को कंपनी से हटाने का अल्टीमेट पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास आ गया। तो अभी हम एक बार देखते हैं कि इस एक्ट ने इन प्रोविजन से रेगुलेटिंग एक्ट की कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश की गई। देखो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाकर पहली कोशिश तो यह की गई कि कंपनी के सर्वेंट्स के ऊपर कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की गई और दूसरा ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा कंपनी के ऊपर भी कंट्रोल बढ़ाने की कोशिश की गई। दूसरा काम इस एक्ट ने यह किया कि इंग्लैंड में एक स्पेशल कोर्ट का एस्टेब्लिशमेंट किया और इसमें वो सारे लोग जो ब्रिटिश किंग के सब्जेक्ट्स हैं और अगर वो इंडिया में कोई ऑफेंस कमिट करते हैं तो उनका ट्रायल इस कोर्ट में चलेगा। इस कोर्ट को चलाने के लिए इसमें 3 जज, 4 पीर्स और 6 हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स रखे गए। पीर मतलब वो लोग थे जो कि इंग्लैंड में नोबेलिटी से बिलोंग करने वाले लोग थे या ऐसे लोग जिनको ड्यूक, अर्ल, विस्काउंट ऐसे टाइटल मिले हुए थे। अब हम इस एक्ट द्वारा इंडिया में लाए गए चेंजेस को समझते हैं। इसमें हम दोनों जगह मतलब कि इस एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या चेंजेस लाए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट में क्या चेंजेस लाए, ये दोनों को अलग अलग करके समझेंगे और इनके अलावा कुछ अदर चेंजेस को भी जो कि इंडिया में हुए थे उसे भी देखेंगे। यहां सेंट्रल गवर्नमेंट से मतलब है बंगाल की गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट मतलब बॉम्बे और मद्रास की गवर्नमेंट। तो पहले हम सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो गवर्नर जनरल इन काउंसिल के मेंबर्स की संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। ऐसा करके गवर्नर जनरल का कंट्रोल उसकी काउंसिल के ऊपर बढ़ाने की कोशिश की गई। कैसे की गई तो देखो, पहले जब काउंसिल में 4 लोग थे और किसी भी मैटर पर वोटिंग होता था
तब अगर तीन लोगों ने अपनी लॉबी गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में बना ली और वो तीनों अगर गवर्नर जनरल के अगेंस्ट ही वोट करने लगे तो गवर्नर जनरल चाह के भी कुछ नहीं कर पाएगा और ये प्रॉब्लम वॉरेन हेस्टिंग को फेस भी करनी पड़ी। ये सब बताया था मैंने रेगुलेटिंग एक्ट वाले लेक्चर में। खैर, पर पिट्स इंडिया एक्ट ने अब काउंसिल के मेंबर्स को 4 से 3 कर दिया, मतलब गवर्नर जनरल को मिलाकर काउंसिल में 4 लोग हुए और अब अगर वोटिंग होगी तो बस किसी एक मेंबर को गवर्नर जनरल के फेवर में वोट करना है। उसके बाद अगर 2 लोग भी गवर्नर जनरल के अगेंस्ट में वोट करते हैं तो फैसला टाई हो जाएगा, जिसमें कि गवर्नर जनरल अपना कास्टिंग वोट डालकर अपना फैसला मनवा लेंगे। दूसरा पॉइंट यह था कि अब से गवर्नर जनरल की काउंसिल के जो भी मेंबर्स अपॉइंट किए जाने थे वो अब कंपनी के सिविल सर्वेंट्स में से ही होंगे। अब किसी पॉलिटिशियन वगैरह को गवर्नर जनरल की काउंसिल के मेंबर नहीं बनाया जाएगा। इस प्रोविजन से भी गवर्नर जनरल की पोजीशन को स्ट्रांग करने की कोशिश की गई, क्योंकि इससे पहले फिलिप फ्रांसिस जैसे पब्लिक फिगर को काउंसिल का मेंबर बनाया गया था। अब फिलिप फ्रांसिस खुद भी एक बड़े पॉलिटिशियन थे और उन्होंने वॉरेन हेस्टिंग्स की नाक में दम कर रखा था। तो देखो, ये दोनों प्रोविजन से रेगुलेटिंग एक्ट के उस शॉर्टकमिंग को दूर करने की कोशिश की गई जिसमें कि गवर्नर जनरल का अपनी खुद की काउंसिल पर कंट्रोल नहीं रहता है। तीसरा प्रोविजन इस एक्ट का यह था कि अब ये बिल्कुल क्लियर कर दिया गया कि अब से बंगाल में बैठने वाली गवर्नर जनरल इन काउंसिल का गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास के ऊपर कंट्रोल होगा। अब पहले की तरह इमरजेंसी के नाम पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को बाईपास नहीं किया जा सकेगा। तो इस प्रोविजन से जो रेगुलेटिंग एक्ट की आखिरी प्रॉब्लम बची थी उसे भी ओवरकम कर लिया गया। फोर्थ पॉइंट में यह किया गया कि इन केस मान लो अगर गवर्नर जनरल की पोस्ट किसी भी रीजन से वैकेंट हो जाती है तो ऐसे में गवर्नर जनरल इन काउंसिल का जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होगा वो एक्टिंग गवर्नर जनरल बनकर उस पोस्ट को संभालेगा जब तक कि नए गवर्नर जनरल अपॉइंट नहीं हो जाते। और लास्टली इस एक्ट ने पहली बार कंपनी के इंडिया में टेरिटोरियल पोजीशन को ब्रिटिश पोजीशन इन इंडिया का नाम दिया। मतलब हिंट दे दिया गया कि इंडिया की जिन टेरिटरीज पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कब्जा जमाया हुआ है वो सब ब्रिटेन की टेरिटरीज हैं। अब हम देखेंगे कि पिट्स इंडिया एक्ट ने प्रोविंशियल लेवल पर क्या चेंजेस लाए। देखो, प्रोविंशियल लेवल पर भी वही चेंजेस किए गए थे जो कि सेंट्रल लेवल पर किए गए थे। जैसे कि एक प्रोविजन में प्रोविंशियल गवर्नर की जो काउंसिल थी उनके मेंबर्स को 4 से कम करके 3 कर दिया गया और यह बोला गया कि इन 3 में से एक मेंबर उस प्रेसिडेंसी की फोर्स का कमांडर इन चीफ होगा। इसके बाद दूसरे प्रोविजन में सिर्फ सिविल सर्वेंट्स को ही गवर्नर इन काउंसिल का मेंबर बनने के लिए एलिजिबल रखा गया। तीसरा पॉइंट तो हम ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट में देख ही चुके हैं कि गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का सबऑर्डिनेट बना दिया गया। फोर्थ पॉइंट में ये क्लियर कर दिया गया कि प्रोविंस के गवर्नर्स और काउंसिल के मेंबर्स का अपॉइंटमेंट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स करेंगे, पर इनको हटाने की पावर ब्रिटिश क्राउन को दी गई। ऐसा करके जो प्रॉब्लम देखनी पड़ी थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को, जब बॉम्बे के गवर्नर विलियम हॉर्नबॉय को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने वापस बुलाया था पर कंपनी ने ऐसा करने से मना कर दिया था, तो अब ऐसी एम्बेरसमेंट वाली सिचुएशन से बचने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट में यह प्रोविजन डाला गया। इसके बाद कुछ अदर प्रोविजन जो कि इस एक्ट के थे वो देखते हैं। अदर प्रोविजंस में एक पॉइंट ये था कि कंपनी को बोला गया सिविल और मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन के अपने खर्चे को कम करे, और दूसरा ये बोला गया कि कंपनी अब इंडिया में फर्दर कंक्वेस्ट ना करे। पर ये पॉइंट सिर्फ पन्नों में लिखने के लिए थे क्योंकि कंपनी का कंक्वेस्ट इंडिया में आगे भी चलता रहा। तो ये सारे प्रोविजंस भी ईस्ट इंडिया कंपनी के हमने देख लिए हैं। तो अब हम इस एक्ट को एनालाइज करेंगे। जैसा कि हम देख चुके हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी का हेड ऑफिस लंदन के लिडन हॉल स्ट्रीट नाम की जगह पर था, जहां पर कंपनी के ऑनर्स मतलब कि कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स ने कंपनी के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का चुनाव किया था और ये डायरेक्टर्स लंदन के इसी ऑफिस में बैठकर कंपनी का डेली का एडमिनिस्ट्रेशन देखते थे। इसी तरह से दूसरा सेटअप इंडिया में किया गया था और जो कि इंडिया में कंपनी के ट्रेड को देखा करता था। पर जब से कंपनी ट्रेडिंग एक्टिविटीज के अलावा पॉलिटिकल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगी थी तब से कहानी बदलने लगी थी। पिट्स इंडिया एक्ट ने कंपनी की पॉलिटिकल एक्टिविटीज को देखने के लिए एक नई बॉडी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बनाया और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास कंपनी की ट्रेडिंग एक्टिविटीज का काम देखने के लिए छोड़ा। पर एक बार आप ये दोनों बॉडीज के स्ट्रक्चर और स्टेटस पर ध्यान दीजिए। जहां एक तरफ कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स में से चुने हुए नुमाइंदे थे, वहीं दूसरी तरफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसके कि 6 के 6 मेंबर किंग के प्राइवी काउंसिल के मेंबर्स थे।
ये सारे लोग बहुत शक्तिशाली थे, इसलिए ये बॉडी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर भारी पड़ती हुई नजर आती थी। इसके अलावा कुछ ऐसी पावर्स भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को दी गई थी जिससे कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इनके सामने कमजोर नजर आते थे। जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट ने बोर्ड ऑफ कंट्रोल को ये ऑथोराइज किया था कि अगर वो कोई ऑर्डर देते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को तो वो 14 दिनों के अंदर पूरा होना है। इसके अलावा अगर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कंपनी के लिए कोई डिसीजन लेते हैं तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल उसे मॉडिफाई कर सकता है। इस तरह से बैलेंस ऑफ पावर थोड़ा बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरफ झुका हुआ लगता था। इसी सिलसिले में एक मिस्टर हॉलैंड का केस है जो कि बहुत फेमस है। 1784 की बात है। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने मिलकर फैसला लिया कि मिस्टर हॉलैंड को मद्रास का गवर्नर बनाया जाएगा, पर बीच में बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंटरफेयर करती है और मिस्टर हॉलैंड के अपॉइंटमेंट पर रोक लगा देती है, जिस पर कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इसका बहुत विरोध करते हैं, पर अल्टीमेटली जीत बोर्ड ऑफ कंट्रोल की होती है और मिस्टर हॉलैंड मद्रास के गवर्नर अपॉइंट नहीं हो पाते हैं। ये सब डिस्कशन करने का मेरा पर्पस बस यही है कि मैं आपको ये बता सकूं कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल पावर के मामले में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स से ज्यादा शक्तिशाली थी, पर इसका यह मतलब भी नहीं हुआ कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स अब पावरलेस हो गए थे, क्योंकि अभी कंपनी के कमर्शियल मैटर में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही फैसले चलते थे। इसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास पुराना एक्सपीरियंस भी था इंडिया के मैटर से डील करने का, और इसके बाद कंपनी से रिलेटेड अगर कोई प्रपोजल इनिशिएट करना होता था तो ये प्रपोजल भी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ही इनिशिएट करते थे। अब ये अलग बात थी कि इस प्रपोजल पर फाइनल स्टैंप लगाने की पावर बोर्ड ऑफ कंट्रोल के पास थी। तो हम ये बोल सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट ने कॉम्प्रोमाइज एस्टेब्लिश किया कंपनी की एब्सोल्यूट फ्रीडम और लोगों की उस डिमांड के बीच में, जिसमें डिमांड की जा रही थी कि कंपनी को ब्रिटिश कैबिनेट के कंट्रोल में किया जाए। हालांकि ये कॉम्प्रोमाइज अनइक्वल था, क्योंकि पावर का झुकाव ज्यादातर बोर्ड ऑफ कंट्रोल की तरफ दिखाई पड़ता है। अब हम इस एक्ट के मेरिट्स और डीमेरिट्स को देखते हैं। पहले मेरिट्स देखते हैं। पहला मेरिट तो यह था कि ये एक्ट रेगुलेटिंग एक्ट की शॉर्टकमिंग्स को दूर करता है। फिर इस एक्ट ने एक ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाया जिससे कि करप्ट सर्वेंट्स को पनिशमेंट दी जा सके। इसके बाद देखें तो इस एक्ट ने कम से कम कुछ समय के लिए ही सही पर कंपनी की तरफ से भारत में होने वाले युद्धों पर विराम लगाया, जिससे कंपनी के होने वाले अनावश्यक खर्चे समाप्त हुए। अब कुछ डिमेरिट्स की बात कर लेते हैं, जिसमें पहला है लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। देखो, इस एक्ट ने कंपनी से रिलेटेड पावर्स को बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बीच में बांट दिया, जिससे कि किसी भी काम की प्रॉपर रिस्पॉन्सिबिलिटी की कमी रहती थी। दूसरा डिमेरिट था डिले इन टेकिंग डिसीजंस। जब तीन अलग अलग बॉडीज कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनी हुई थी, तब इनके बीच में खींचातानी की वजह से किसी भी डिसीजन को लेने में बेवजह की देरी होती थी। थर्ड पॉइंट इज वीक कंट्रोल ऑफ पार्लियामेंट ओवर कंपनी। अभी भी आर्थिक मामलों में पार्लियामेंट का कंट्रोल कंपनी के ऊपर कम था। और लास्ट पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट पोजीशन ऑफ गवर्नर जनरल। देखो, गवर्नर जनरल को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल दोनों के अंडर में रखा गया, पर ये दोनों बॉडीज में आपस में कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, जिससे गवर्नर जनरल का काम काफी प्रभावित होता था। तो यहां पर हमने अपने पिट्स इंडिया एक्ट की लेक्चर को खत्म कर लिया है, पर वीडियो खत्म करने से पहले मैंने ये पॉइंट एक दो किताबों में देखा था, इसलिए आप लोगों को पिट्स इंडिया एक्ट से रिलेटेड ये क्वेश्चन दे रहा हूं, इसे सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। वाई पिट्स इंडिया एक्ट इज नोन एज माइलस्टोन इन द ग्रोथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो यहां पर मैं इस वीडियो को खत्म करूंगा और हम फिर मिलेंगे एक नए एक्ट के साथ, दैट इज एक्ट ऑफ 1786। थैंक यू।